अच्छा महसूस कर रहे होंगे और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई के इस दौर में, इस ऑनलाइन पढ़ाई के स्टेज पर आप फिर से उसी उत्साह के साथ और उसी फुर्ती के साथ आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज की इस क्लास में, हिंदी की पहली क्लास में, मैं कोई कठिन घटक नहीं लेने वाली हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। तो आज हम बात करेंगे, सीखेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल जो है, किसी भी लैंग्वेज की आप बात करें तो भाषा कौशल जो है, उस लैंग्वेज को समझने के लिए, उस लैंग्वेज पर अच्छी कमांड के लिए ये भाषा कौशल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं या दोहराने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं भाषा कौशलों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि आज हम बात करेंगे भाषा कौशलों की। तो हमारी हिंदी भाषा में कौन से भाषाई कौशल हैं, उसके कितने प्रकार हैं, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाषा कौशल है क्या। अब भाषा कौशल की हम बात करें तो भाषा कौशल का मतलब होता है जिस भी भाषा को हम प्रेफर करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, तेलुगु, तमिल, कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा पर अच्छी पकड़ के लिए हमें उसके जो कौशल हैं वो आना बेहद ज़रूरी है। जब हम उस भाषा की बेसिक स्किल्स को, यानी भाषाई कौशलों पर अच्छी पकड़ रखेंगे, तो उस भाषा का, जिस भी भाषा में हम लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, उन भाषाओं का लेखन, वाचन या बोलना, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो सारी क्रियाएं जो हैं वो अच्छी और सटीक होंगी। तो भाषा कौशल क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में अपने मित्रों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से, शिक्षक से या अपने दोस्तों से, किसी से भी हमें अपने विचारों को उनके सामने रखने की ज़रूरत पड़ती है, अपने विचार उनके समक्ष अभिव्यक्त करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलकर या लिखकर, कई बार हम बोलकर, ज़्यादातर वक्त तो हम बोलकर ही अपने बात को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां पर हमें लिखकर, लिखित रूप में अपने भावों या अपने विचारों को लोगों के सामने रखना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें हम ग्रहण कैसे करते हैं? तो सुनकर या उसे पढ़कर, सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही भाषा कौशल कहा जाता है। यानी केवल अपने विचार दूसरों के समक्ष रखना यही भाषा कौशल नहीं है। यानी मैं बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों को बता रहा हूँ या बता रही हूँ, केवल इतना ही भाषाई कौशल नहीं है, बल्कि दूसरों के विचारों को सुनना, या अगर उनके विचार लिखित रूप में है तो उसको सही तरीके से पढ़कर ग्रहण करना। जब इन चारों चीज़ों को हम सही तरीके से करते हैं तो ही वो भाषाई कौशल कहा जाता है। यानी आपकी भाषा कौशल में श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों क्रियाएं आ जाती हैं। इनका विकास
एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये चारों कौशल जो है भाषा के, मैंने अभी कहा भाषा चाहे जो हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती, कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा में ये चार कौशल होते हैं और ये चारों कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो चीज़ मैंने सुनी है उसे मैं बोलना सीखूंगी, जो चीज़ मैंने बोली है वो दूसरे सुनेंगे, वो उसे सीखेंगे, जो मैं पढ़ूंगी वो मैं लिखना सीखूंगी। तो ये चारों कौशल किसी न किसी तरह से एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जिस तरह मैथ्स के जब आप क्वेश्चंस करते हो, तो चाहे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या आप 10th स्टैंडर्ड में हो या आप 10th के बाद भी अगर मैथ्स को लेते हो, तो बेसिक अगर आप देखेंगे मैथ्स का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों चीज़ों को लेकर ही आपका पूरा मैथ्स जो है वो होता है। हर एक सम में आपको ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आपको करना पड़ता है और आंसर आपको निकालना पड़ता है। हाँ, उसके फॉर्मूलाज आगे क्लास में बढ़ते जाते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक तो यही है। तो उसी तरह से जब मैथ्स को सीखने के लिए आप इन चारों पर जब आपकी कमांड होती है तो आपको मैथ्स सीखना इजी हो जाता है, मैथ्स के सम सॉल्व करना इजी हो जाता है। उसी तरह से जब हमारी भाषा कौशल में हम इन चारों भाषाई कौशल को अच्छे से ग्रहण करेंगे, अच्छे से समझ के सीखने का प्रयास करेंगे, तो हमारी भाषा पर भी, जिस भी भाषा को हम प्रिफर कर रहे हैं, उस भाषा पर हमारी पकड़ अच्छी होती जाएगी। अब भाषा कौशल के, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला इसका कौशल है, शुरुआत जो होती है भाषा कौशल का बेस जो स्टेज है पहला, वो है श्रवण कौशल। श्रवण का मतलब होता है सुनना। इसमें हम अपने कानों का प्रयोग करते हैं, कर्ण इंद्रियों के द्वारा ये कौशल विकसित किया जाता है। तो सबसे पहला कौशल, ये स्टेज जो है, ये स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप्स फिक्स हैं, पहले आपको इसी सब स्टेप्स को लेकर ही चलना है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है श्रवण कौशल का, यानी सुनना। दूसरा स्टेप है इसका मौखिक कौशल या बोलना, जिसको हम बोलना भी कहते हैं। तीसरा स्टेप है इसका वाचन कौशल, यानी पढ़ना। अगला स्टेप हमारा आता है पढ़ना, और आखिरी स्टेप आता है लेखन का। चौथा स्टेप जो है वो लेखन कौशल का, या लिखना भी जिसे हम कहते हैं। तो ये चारों कौशल जो है, ये जब हम में विकसित हो जाएंगे, जब हम इसे अपने में आत्मसात कर लेंगे, तो भाषा पर हमारी पकड़ जो है वो अच्छी होगी। आप अगर एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें, तो जब बच्चा बॉर्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, सिर्फ श्रवण करता है, वो बोल नहीं सकता। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं वो रोता है, यानी वो बोल सकता है। तो रोना या हंसना ये क्या है, ये सिर्फ एक आवाज़ निकालने की बात हुई, वो आवाज़ करता है, उसे हम बोलना नहीं कहेंगे। बोलना कब माना जाएगा, जब बच्चा कोई अर्थपूर्ण शब्द, जब वो उन वर्णों का उच्चारण करता है जो साथ में मिलकर किसी अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करें, तब हम उसे बोलना कहते हैं। तो जब बच्चा बॉर्न होता है वो बोलता नहीं है, वो केवल सुनता है, सुनने की क्रिया उसकी होती है। हम उसे बुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, ये हमारी सारी बातें वो सुनता है, हमें रिस्पॉन्ड करता है, हमें देखता है। तो पहला स्टेप उसका क्या होता है, सुनने का। वो 1.5 साल तक आप कह सकते हैं कि वो सुनता है, और उसी स्टेज में जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है, तो हम उसे बोलना सिखाते हैं, हम उसे शब्द देते हैं, मम्मा बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो। तो ये सारे शब्द वो हमसे पहले सुनता है, और सुनने के बाद फिर उसे बोलने की कोशिश करता है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या आ गया, बोलना। यहाँ पर उसने दूसरे स्टेज का प्रयोग किया, बोलने का। ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमसे सुनकर बोलने का प्रयास किया, उसकी 2 कौशल उसने अपने अंदर विकसित किए। तीसरा कौशल हम उसको ले चलते हैं वाचन की ओर। हम सीधा उसको पेंसिल देकर लिखने के लिए नहीं बिठा देते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चार्ट्स या कुछ किताबें उसके सामने रखते हैं, कुछ
पिक्चर्स उसके सामने रखते हैं, उसको पहचान करवाते हैं कि हाँ ये एप्पल है या ये बॉल है, या अल्फ़ाबेट अगर हम पढ़ाते हैं तो बुक में दिखाते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो पहले हम क्या करवाते हैं, उसका वाचन करवाते हैं। जब बच्चा उन पिक्चर्स को या उन अक्षरों को पहचानना सीख जाता है, तब हम अंत में उसका लेखन उससे शुरू करवाते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप हैं जो एक के बाद एक इसी क्रम से होने चाहिए, तो बच्चों में इसका विकास करना जो है वो इजी हो जाता है। अगर सबसे पहले मैं उसको लेखन करने की आदत डाल दूँ, वाचन को पीछे छोड़ दूँ, तो उसके वाचन कौशल जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमारा श्रवण, उसके बाद बोलना, उसके बाद वाचन और उसके बाद लेखन, ये हमारे भाषा कौशल के 4 जो प्रकार हैं मुख्य। अब इन चारों कौशलों को 2 भागों में बांटा जाता है। ये हमारे 4 प्रकार के कौशल हैं। 4 कौशल को 2 तरह के और विभाग बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है ग्रहयात्मक कौशल या ग्रहणात्मक कौशल, जिसको हम बोलते हैं ग्रहण करना। इस ग्रहयात्मक कौशल में बच्चा केवल ग्रहण करता है या जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने का कार्य इस प्रकार के कौशल में बच्चा करता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा कौशल हो सकता है जिसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सुनना, यानी सुनकर हम लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आपकी क्रिया हो रही है मुझे सुनने की। इस वक्त आप अपने कानों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ में मैं जो स्लाइड आपको दिखा रही हूँ या आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं उसे आप रीड कर रहे हैं, यानी वाचन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त ग्रहण कर रहे हैं। और ग्रहण करने की स्थिति में आप अपनी कौन सी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, तो सुनने और वाचन करने। तो ये जो 2 हमारे कौशल हैं, ये हमारे ग्रहयात्मक कौशल हैं, जिनसे हम जानकारी को ग्रहण करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं, जमा करते हैं। जितनी भी जानकारियाँ हमें चाहिए या दूसरों के विचार जो हैं वो हम सुनते हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं। दूसरा प्रकार आता है या दूसरा विभाग इसका है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्त करना, इस कौशल में अपने आप को, यहाँ पर अब हम अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे या अपने विचार या मेरे जो मन में चल रहा है उसे हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये कौन से कौशलों में होगा, तो बोलना या फिर लिखना। अब अगर आप क्लास में इस वक्त बैठे होते तो आपको टीचर प्रश्न पूछती, पहले आपको जो भी टॉपिक वो एक्सप्लेन करती, यानी आप सुनते, बोर्ड पर जो भी चीज़ें लिखती या टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए कहती तो आप वाचन करते, और इसके बाद टीचर का अगला स्टेप क्या होता कि वो आपसे प्रश्न पूछती। तो प्रश्न पूछने के बाद आप क्या करेंगे, उसका उत्तर देंगे, यानी आप बोलेंगे, मौखिक रूप से बोलेंगे। जब वो मौखिक प्रश्न पूछ रही हैं तो आप मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति या अपने उत्तर टीचर को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कौन से कौशल का प्रयोग किया, बोलना। तो अब हम यहाँ बोलेंगे। दूसरा तरीका है कि अगर टीचर लिखित रूप में आपको प्रश्न देती है तो आप लिखित रूप में उसके उत्तर टीचर को देते हैं। तो सुनना और पढ़ना, ये दोनों कौशल जो है वो ग्रहयात्मक कौशल हैं, जिनसे हम जानकारी को ग्रहण करते हैं। और बोलना और लिखना, ये दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, जिसके माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी को हम बांटते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये केवल स्कूल लेवल की ही बात नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में भी जब हम दूसरों से वार्तालाप करते हैं, जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ भी यही सारी चीज़ें लागू होती हैं। अगर मैं मेरे दोस्तों से या मेरे रिश्तेदारों से या मेरे आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर रही हूँ तो केवल मैं बोलूँगी वो सुनेगा, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें उसकी सुननी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी बातों को भी ग्रहण करते हैं, फिर उसकी बात के जवाब में हम जो उत्तर देते हैं या हम जो बोलते हैं वो मैं अपनी विचार फिर उसके सामने अभिव्यक्त करती हूँ।
तो इन्हीं 4 कौशलों पर, चाहे हमारा दैनिक जीवन हो, चाहे हमारे स्कूल का कार्यकाल हो, चाहे हमारा बचपन हो, सब कुछ इन्हीं 4 कौशलों पर ही डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे ग्रहयात्मक कौशल है सुनना, पढ़ना, और अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना और लिखना। अब आज की क्लास में हम इन चारों कौशलों में से सबसे पहले बात करेंगे श्रवण कौशल की ओर। चारों कौशल हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इन चारों को एक एक दिन में डिवाइड करके लिया है। तो आज हम बात करेंगे श्रवण कौशल, किस तरह से हमें चीज़ें सुननी चाहिए, पहले सीखनी चाहिए, उसके बाद उस पर विचार प्रस्तुत करने चाहिए, और क्लास में किस तरह से टीचर कौन कौन से घटकों के माध्यम से या किस तरह के प्रश्नों के माध्यम से आपके श्रवण कौशल को विकसित करने का प्रयास करती है। हर एक लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज की क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश की टीचर पढ़ा रहे हो, चाहे वो मराठी की टीचर पढ़ा रही हो, चाहे हिंदी की टीचर पढ़ा रही हो, हर शिक्षक जो है आपके श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए कुछ स्टेप्स का पालन करता है। वो स्टेप्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में आपको उन स्टेप्स के दौरान क्या करना चाहिए, जो कि आप करने से कभी कभी चूक जाते हैं और उसकी वजह से आपका भाषाई कौशल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता और आपके बोलने और लिखने में गलतियाँ होती हैं। ये हमारा बेस है। श्रवण कौशल जो है वो हमारी भाषा को सुदृढ़ बनाने का बेस है, नींव है। जब हम इसी को ढंग से नहीं करते, इसीलिए आगे चलकर हमारे बोलने और लिखने में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? तो श्रवण कौशल का संबंध कर्ण अर्थात कानों से है। श्रवण शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। श्रवण कौशल यानी सुनना, ये मैंने पहले भी आपको बताया। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। अब यहाँ पर देखो, श्रवण कौशल के अर्थ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि आपको अपनी श्रवण इंद्रिय यानी अपने कानों का प्रयोग सुनने के लिए करना है। जब क्लास में टीचर बोलती है या किसी दूसरे बच्चे के माध्यम से कोई कहानी, कविता या भाषण या वाद विवाद या वार्तालाप करवाया जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 में से 10 बच्चे उस टीचर की तरफ या उस बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। बाकी के 30 या 40 बच्चे वो आपस में ही कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप श्रवण बराबर नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं। और जब आप ध्यान से उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं तो वो चीज़ जो सामने वाले ने बताई या जो टीचर ने बताई उसे आप पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात श्रवण में कि आपको सामने वाले की बात, यानी जो भी सामने कक्षा में या जो भी आपके मित्र, रिश्तेदार, जिनसे भी आप बातें कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा बात यहाँ पर निकलता है महत्वपूर्ण कि सिर्फ सुनना नहीं होता, उसका अर्थ ग्रहण करना होता है। यानी सिर्फ ऐसा जताना कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा या ध्यान नहीं दूंगी तो उसकी बातों का अर्थ क्या है वो मैं नहीं निकाल पाऊंगी। और उस वजह से अब जैसे इस क्लास की ही हम बात करें, आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो केवल सुन रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या बोल रही हूँ उसका अर्थ आप अपने दिमाग को नहीं दे रहे हैं, केवल आप अपने कानों का प्रयोग कर रहे हैं। कानों में जो शब्द पढ़ रहे हैं उन शब्दों को आप अपने दिमाग तक नहीं ले जा रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में कोई और ही क्रिया चल रही है। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको पूरी तरह से सुन रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर सुनना, श्रवण यानी केवल सुनना नहीं होता, बल्कि हमने जिस चीज़ को सुना है उसका अर्थ भी ग्रहण करना होता है। अब श्रवण कौशल का क्या महत्व है, श्रवण कौशल हमें क्यों हमारा श्रवण कौशल क्यों विकसित होना चाहिए?
तो श्रवण कौशल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी भाषा, कोई भी भाषा हो, सबका बेस जो है वो श्रवण कौशल ही है। हम जितना सुनेंगे उतना बोलने का प्रयास करेंगे, वो वाचन कर पाएंगे और फिर उसे लिख पाएंगे। सही सुनेंगे, सही अर्थ ग्रहण करेंगे तो अपनी अभिव्यक्ति भी सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। मैंने सामने वाले का प्रश्न ही गलत सुना तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊँगी, या मैंने सामने वाले के विचार ही नहीं सुने या उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाई तो मैं उसके विचारों पर अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत कर पाऊँगी। तो इसलिए श्रवण जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। कौशलों का ये नींव जो है श्रवण। तो बच्चा जो है वो जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है, ये मैंने आपको बताया। जैसे ही वो जन्म लेता है सबसे पहले उसकी क्रिया होती है सुनने की। ये ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं और बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। भाषा का ज्ञान जो है, आप बच्चा जो है जब पैदा होता है वो किसी भी भाषा को नहीं जानता। आप उससे अगर पूरा वक्त उससे आप अंग्रेज़ी में बात करोगे तो वो अंग्रेज़ी शब्दों को ही अपने मन मस्तिष्क पर अंकित करता चला जाता है। और वो जब बोलने की शुरुआत करेगा तो शुरुआत उन्हीं शब्दों के माध्यम से, उन्हीं वाक्यों के माध्यम से करेगा। अगर आप उससे हिंदी में लगातार बातें करेंगे तो वो हिंदी में बात करना शुरू करेगा। अगर आप उससे मराठी में बात करेंगे तो वो मराठी में बात करना शुरू करेगा। तो ये क्या है, बच्चा जब बॉर्न होता है वो कैसे सीख रहा है? सिर्फ श्रवण से। उसने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या गुजराती या जो भी भाषा वो सीखा, उसने वो कैसे सीखी? केवल श्रवण के माध्यम से। अभी तक जब वो 1 साल का है या 1.5 साल का है या 2 साल का है तो हमने उसे किसी भी स्कूल में नहीं भेजा इंग्लिश सिखाने के लिए या तमिल तेलुगु सिखाने के लिए। किसी स्कूल में नहीं भेजा। वो कहाँ से सीखा? घर में जो वार्तालाप होता है, घर में उसके साथ जिस भाषा में बात किया जाता है, जिस शब्दों का प्रयोग उसके सामने किया जाता है, उसे सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करके उसने वो चीज़ें या वो भाषा का ज्ञान उसने प्राप्त किया। तो बच्चा जब पैदा होता है, किसी भी भाषा का ज्ञान आधार बनती है। भाषा का आधार बनाने के लिए श्रवण जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। दूसरा महत्व क्या है? श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। जब हम श्रवण करेंगे, अच्छे से श्रवण करेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो हम अच्छी तरह से बोल पाएंगे। जब हम अच्छे से बोल पाएंगे तो हम वाचन भी कर पाएंगे, और जब हम वाचन कर पाएंगे, जिन शब्दों का हम प्रॉपर वाचन करेंगे उसे हम सही से लिख भी पाएंगे। तो ये सारा क्या है? श्रवण जो है वो अन्य भाषाई कौशल को भी विकसित करने के लिए आधार बन जाता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का विकास होता है। जो हम श्रवण करते हैं, जब उसे बोलना सीखते हैं तो वो हमें वाचन करने में भी सहायता करती है। इससे लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है या व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। जब मैं सही श्रवण करूँगी, उसका अर्थ ग्रहण करूँगी, तो मैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए या अपनी जानकारी उतना रख पाऊंगी जो मैं अपने आप को अच्छी तरह से दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकूं। अब यहाँ से आपके क्लास के विधियाँ शुरू होती हैं कि श्रवण कौशल की शिक्षण की कौन सी विधियाँ हैं जो आपका श्रवण कौशल का विकास करने के लिए आपकी कक्षा में या आपकी क्लास में टीचर्स के द्वारा ली जाती है। तो आप चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो चाहे 10th स्टैंडर्ड में हो, आपके श्रवण कौशल का विकास हमेशा ही किया जाता रहता है। जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो ये श्रवण जो है वो ज़्यादा होता है, अधिक करवाया जाता है। टीचर अधिक बोलती है या टीचर ही खुद पोएम पढ़कर सुनाती है और आप केवल सुनते हैं। जब आप जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते हैं तो वैसे वैसे ये प्रकार जो है कुछ कम होते जाते हैं, लेकिन फिर भी इस श्रवण कौशल को आपको क्लास में करवाया ही जाता है।
कोई अभी हमारा पूरा चेकिंग वगैरह चालू है, उसमें हेलो से कोई विनीता तो मैडम। एक तो पेपर आता है मार्क के हिसाब से हेलो करके विनीता हम लोग मैडम। का। जो हर टीचर ये विधि जो है वो करता ही है। तो ये होता है स्वर वाचन, यानी जोर से वाचन करवाना। ये ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में होता है। जब हम बड़ी कक्षा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मौन वाचन करते हैं। लेकिन उस समय तक हमारी वाचन शक्ति या जो श्रवण शक्ति है वो अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, तो हम ज़्यादातर छात्रों से मौन वाचन करवाते हैं। लेकिन फिर भी हम बड़ी क्लासों में भी ये सस्वर वाचन करवाते ही हैं, ताकि एक बच्चा रीड करे और बाकी बच्चे सुने, या फिर एक शिक्षक रीड करे या वाचन करे और बाकी विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुने। तो ये सस्वर वाचन होता है। छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। टीचर किस तरह से रीड कर रही है, किस तरह से वाचन कर रही है, कहाँ पर रुक रही है, किस शब्द को ज़्यादा जोर दे रही है, कहाँ पर यति है, कहाँ पर गति है, कहाँ पर आरोह है, कहाँ पर अवरोह है, इस तरह का ज्ञान बच्चा कहाँ से प्राप्त करता है शुरुआत में, तो वो एक शिक्षक ही होता है। तो शिक्षक सबसे पहले क्या करते हैं, कक्षा में बच्चों को कहते हैं कि मैं रीड कर रही हूँ या मैं वाचन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, उसके बाद आप वाचन करके मुझे दिखाओगे। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी टीचर पहली बार क्लास में देती है। यहाँ पर टीचर सस्वर वाचन के माध्यम से बच्चों का श्रवण कौशल विकसित करने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर बच्चों को क्या करना है कि टीचर यदि आदर्श वाचन करके बच्चों को दिखा रही है तो उन्हें ध्यान से सुनना है कि किस शब्द का टीचर ने किस तरह से वाचन किया, या फिर अगर वो किसी दूसरे विद्यार्थी के माध्यम से वाचन करवा रही है तो वो विद्यार्थी उस शब्द को क्या पढ़ रहा है, क्या वो सही पढ़ रहा है, उस शब्द का उच्चारण सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने श्रवण कौशल का प्रयोग करना है। अब ये श्रवण कौशल जो है वो दो प्रकारों से होते हैं हमारी क्लास में। एक तो कविता के माध्यम से और दूसरा होता है गद्य के माध्यम से। कई बार शिक्षक कविता का आदर्श वाचन करके दिखाते हैं या बच्चों से आदर्श वाचन करवाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी 8 लाइन की कविता मैंने ली है। तितली रानी इतने सुंदर, पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो या परी लोक से आई हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ ले जाते हैं। अब इस कहानी सॉरी तो केवल सुनने के माध्यम से ही जाता है कि ये कविता किस चीज के बारे में संबंधित ये कविता है, इस कविता में किसके बारे में बात हो रही है। यदि टीचर आपके समक्ष ये अभी इस वक्त मैंने ये कविता आपके सामने पढ़ने अगर ये श्रवण आपने ध्यान से किया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये कविता किस बारे में है, या जब मैं इस कविता में कोई भी प्रश्न पूछूंगी तो आप इसे आसानी से उत्तर दे पाएंगे। यानी जब आप श्रवण करेंगे अच्छी तरह से तो आप इसके उत्तर दे पाएंगे, यानी आपकी दूसरा जो भाषाई कौशल है बोलना वो भी विकसित होगा साथ ही साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ का अच्छी तरह से श्रवण करना है। जहाँ पर टीचर कहती है कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो, फिर मैं इस पे संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगी या जो भी इंस्ट्रक्शंस वो आपको देती है। तो ये एक कविता का आदर्श वाचन हुआ। दूसरा गद्य आता है। एक हमारा जो भाषा है वो गद्य और पद्य इस तरह के दो खंडों में होती है। तो अभी जो हमने कविता पढ़ा वो पद्य का खंड हो गया, और एक होता है गद्य, यानी आप उसमें गद्य में आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, संवाद पढ़ रहे हो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो गद्य हो जाते हैं। अब कविता को वाचन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और गद्य को वाचन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है।
तो इस तरह से गद्य को किस तरह से वाचन करना है, गद्य का आदर्श वाचन करके टीचर आपको सिखाती है या किसी दूसरे बच्चे से भी वाचन करवाती है। तो ये जब आप वाचन सुनते हैं, अब इस तरह के गद्य पर प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं कि जब आप 9th-10th में होते हैं तो आपका जो 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का इंटरनल के लिए जो आपका ओरल एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर एक पैसेज आपको टीचर रीड करके सुनाती है और उस पैसेज के बेस पर आपको 2 या 3 प्रश्न टीचर देती है सिर्फ सुनकर, कि जो गद्य खंड उन्होंने आपको सुनाया है उसे सुनकर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या कौन से कौशल का विकास हुआ, यहाँ पर आपके श्रवण कौशल और लेखन कौशल का विकास हुआ, क्योंकि आपको उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपकी उत्तर पत्रिका में लिखने हैं। तो आप उत्तर कब लिख पाओगे, जब आपका श्रवण कौशल अच्छा होगा, जब आप अच्छी तरह से टीचर द्वारा वाचन किए गए उस गद्य खंड को सुनोगे। तो यहाँ पर आपका क्या काम है, आपको ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करके उस गद्य खंड को सुनना है, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली विधि हमारे श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए जो टीचर्स यूज़ करते हैं वो है सस्वर वाचन। अब वो सस्वर वाचन आप टीचर खुद भी करता है या कई बार दूसरे बच्चों के माध्यम से भी करवाता है। दूसरी विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्न और उत्तर वाली विधि। यहाँ पर कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये गद्य खंड अगर टीचर रीड करती है और उसके बेस पर आपसे प्रश्न पूछती है तो वो है प्रश्नोत्तर विधि। यानी पठित सामग्री, जो गद्य खंड या जो पद्य खंड का वाचन आपके सामने किया गया उस आधार पर कुछ प्रश्न बनाकर टीचर छात्रों से पूछती है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसीलिए ज़्यादातर वक्त जो भी भाषा शिक्षक हैं वो इन विधियों का प्रयोग करते हैं कि आपके सामने या तो बुक रीड करते हैं खुद से या किसी बच्चे से करवाते हैं और उसके बाद उस पठित सामग्री पर या जिस पाठ का या जिस कविता का वाचन करवाया गया उस पर आपसे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ताकि ये जांच हो जाए कि आप दिमाग से, मतलब शारीरिक रूप से तो आप कक्षा में हैं, लेकिन क्या आप मानसिक रूप से भी कक्षा में उपस्थित हैं। तो ये कब पता चलेगा, जब आप वाचन की हुई सामग्री को अच्छे से सुनोगे, उसके बाद टीचर ने जो उस पठित सामग्री पर प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर आप देने में सक्षम रहोगे, तब पता चलेगा कि आप जो है वो क्लास में उपस्थित हैं मानसिक रूप से या नहीं। और साथ ही साथ आपका विषय वस्तु आपने कितनी ग्रहण की, जो आदर्श वाचन आपके समक्ष करके दिखाया गया उसकी जो चीज़ें हैं वो आपने कितनी ग्रहण की, ये भी पता चलेगा। और इस इंस्ट्रक्शन से कि मैं जो रीड कर रही हूँ या ये बच्चा जो रीड कर रहा है, जो वाचन कर रहा है, इस पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों का ध्यान पूरी तरह से क्लास में केंद्रित होगा। ठीक है, तो ये श्रवण कौशल को विकसित करने की हमारी दूसरी विधि। अब श्रवण के आधार पर प्रश्न, तो मैंने पहले आपको जो एक कविता का स्वर वाचन किया और एक दूसरा गद्य खंड दिखाया, तो गद्य खंड का वाचन तो मैंने नहीं किया, लेकिन जैसे कि ये उदाहरण है सिर्फ कि इस तरह से वाचन करके टीचर उन गद्य खंडों पर या उन पठित सामग्री पर कुछ प्रश्न पूछ सकती है। जैसे पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार तितली कहाँ से आई है। तो मेरे द्वारा वाचन किया हुआ अगर आपने वो कविता ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता है, आपको इसका उत्तर देने में आप समर्थ हो जाएंगे कि तितली कहाँ से आई है। या दूसरा प्रश्न, फूल किससे बहुत कविता क्योंकि मैंने आपके सामने पढ़कर दिखाई, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप देने में समर्थ हैं।
लेकिन गद्य खंड मैंने आपके सामने वाचन करके नहीं दिखाया। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गद्य खंड को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी क्लास में आपको टीचर एक्सप्लेन करती है या पाठ पढ़कर दिखाती है, या किसी भी विषय, साइंस में जब आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, हिस्ट्री में कोई आपको पढ़ाया जाता है, तो अगर आप टीचर को ध्यानपूर्वक सुने तो आपको ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर तो टीचर के एक्सप्लेनेशन से ही मिल जाते हैं। इसलिए आगे की क्लास में आप कभी भी जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अपने शिक्षकों को ध्यान से सुनिए। तीसरा है श्रवण कौशल विकसित करने का तीसरा विधि है कहानी कहना व सुनना। ठीक है, अब यहाँ पर अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। इसमें हम ज़्यादातर क्या प्रयोग करते हैं, जैसे अगर शिक्षक कहानी सुना रहा है तो शिक्षक अपनी कहानी सुनाता है। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक कहानी सुनाए और उसके बाद बच्चों से वो पूरी की पूरी कहानी वापस कहने के लिए कहें। तो हम ये क्या करते हैं, ये छोटी क्लासों में करते हैं, जो हमारी छोटी क्लासें होती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पर टीचर कहानी सुनाती है और फिर उस बच्चे को कहती है कि ये कहानी आप सुनाओ। इससे पता चल जाता है कि बच्चे ने वो कहानी कितनी सुनी और कितनी अपने अंदर ग्रहण की। और जब वो बोलना शुरू करता है तो वो उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब हम बड़ी क्लासों में आते हैं तो टीचर कहानी सुनाती है, लेकिन उस पर क्या पूछती है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। अगर आपने टीचर की कहानी ध्यान से सुनी है या अगर वो कहानी किसी दूसरे बच्चे ने भी सुनाई है, तो यदि आपने उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है, अपने श्रवण कौशल का प्रयोग करके सुना है, श्रवण कौशल यानी सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के साथ उसका अर्थ ग्रहण करना। यदि आपने श्रवण कौशल का प्रयोग करके उस कहानी को सुना है तो आप उस कहानी के द्वारा मिलने वाली सीख को आसानी से शिक्षक को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीसरी विधि हमारी श्रवण कौशल को विकसित करने की आती है, कहानी कहना व सुनना, जो क्लास में हमारे शिक्षक करते हैं। जैसे ये कहानी आपके सामने है, अगर मैं इसे रीड तो आप इस कहानी को सुनेंगे। अब ये बात भी यहाँ पर आती है कि हाँ, शिक्षक ने या दूसरे बच्चे ने जिन जिन शब्दों का कहानी में प्रयोग किया है वही शब्द अब कहानी में प्रयोग नहीं। एक बार में वो कहानी याद हो जाती है, लेकिन वो कहानी में प्रयोग किए गए वो शब्द याद नहीं हो पाते। शब्द कई बार हम उन शब्दों की जगह अपने शब्द डाल देते हैं, अपने शब्द डालकर हम उस कहानी को उसी तरह से प्रस्तुत करने की, या कई बार जब वो कहानी जैसे जैसे बच्चों की तरफ बढ़ती जाती है बच्चे उसमें परिवर्तन लाते जाते हैं। तो ये कब होता है, जब हमने अपने श्रवण कौशल का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया। जब मैं पूरे ध्यान से शिक्षक की सारी बातें सुनती हूँ या वो जो वाचन कर रहा है वो सुनती हूँ, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देती हूँ जो शिक्षक ने हमें सुनाए हैं या जो शिक्षक ने हमारे सामने रखे हैं। तो ये एक कहानी मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पे ली थी। मैं थोड़ा जल्दी से इसको रीड कर देती हूँ। तो जैसे कहानी है कि एक दिन की बात है, राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, वैसे बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफ़ी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया और इस सपने का मतलब बता सके, जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफ़ी बेकार है। आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे, सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने उस ज्योतिष को जान से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, इजाज़त है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है
कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज़्यादा है, आप काफ़ी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक हैं। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, हो मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए, इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया है। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आज़ाद कर दिया। अब ये छोटी सी कहानी मैंने आपके सामने रीड की। अब क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे ये कहानी दोबारा नहीं सुन सकती, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो ये कहानी जो मैंने आपके सामने रीड किया, इसका वाचन किया, इसी कहानी को आप फिर से किसी आपके घर के किसी ही मेंबर को, आप अपनी मम्मी को या अपने पापा को या अपने भाई बहन को फिर से ये कहानी सुनाने का प्रयास करो और आप देखो कि आपने कितनी अच्छी तरह से ये कहानी सुनी थी और आप कितने शब्द इस कहानी के, जो शब्द जैसे हैं, जैसे मैंने इसका वाचन किया आपके सामने, उनमें से कितने शब्द आप इसके सेम टू सेम अपने दूसरे जिसको भी सुना रहे हैं उसे सुना सकते हैं। तो इससे क्या पता चल जाएगा, आपको भी अपनी श्रवण क्षमता जो है वो समझ में आ जाएगी। तो ये आप ये एक समझिए, एक गेम के तौर पर इसे आप ज़रूर करेंगे। ये कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, क्लास ख़त्म होने के बाद आप अपने घर में किसी को या अपने दोस्तों को किसी को ये कहानी सुनाकर देखिए, या खुद ही अपने मन से इस कहानी को बोलकर, मन में नहीं बोलकर देखिए कि आप कितने शब्दों को इसमें से याद रख पाते हैं। आगे है श्रुत लेखन विधि। ये भी हमारे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने वाली विधि है। इस विधि का प्रयोग हम अभी भी 9वीं 10वीं की क्लास में भी करते हैं ओरल एग्ज़ाम लेने के लिए। अब ये श्रुत लेखन विधि क्या है, तो वैसे तो श्रुत लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है, क्योंकि श्रुत लेखन में जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर लेखन कौशल सुनने के, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से। श्रुत लेखन सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। ये आपकी हमेशा की क्लास में होता है। जैसे प्रश्नोत्तर, जब आप छोटी क्लासों में होते हैं केवल उस समय टीचर आपको प्रश्नोत्तर बोर्ड पर लिख कर देती है। जब आप बड़ी क्लासों में आते हैं तो टीचर आपको उत्तर डिक्टेट करती है, आपको उत्तर बोलती है और आपको उसका लेखन करना होता है। तो ये क्या हो गया, श्रुत लेखन, यानी टीचर ने बोला और आपने लिखा। और आप कब लिख पाओगे, जब आप टीचर के हर एक शब्द को ध्यान से सुनोगे तो ही आप उसका लेखन कर पाओगे। तो यहाँ पर श्रुत लेखन। अब इस श्रुत लेखन का प्रयोग हम लोग मौखिक जो हमारे 10th के एग्ज़ाम्स होते हैं, 9-10 के 20 मार्क्स के, उसके लिए भी करते हैं। यहाँ पर हम दो तरह से ये परीक्षा लेते हैं। एक तो होता है शब्दों का श्रुत लेखन, जिसमें टीचर कुछ 10 या 15 शब्द बोलती है और वो शब्द आपको लिखने होते हैं, यानी डिक्टेशन वर्ड्स आप जिसको बोलते हो। और दूसरा प्रकार आता है जिसमें टीचर आपको कुछ वाक्य बोलती है, वो वाक्य आपको पूरा सुनना होता है और फिर सेम टू सेम जो टीचर ने कहा है उसे कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो ये श्रुत लेखन के माध्यम से भी हमेशा आपकी जांच क्लास में होती रहती है कि आपका श्रवण कौशल कैसा है। जब कोई बाहर से कोई दूसरा टीचर या कोई दूसरे स्कूल का एचएम हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आता है, आपने अनुभव किया होगा, आप बड़े बच्चे हो, पिछले साल भी आपके स्कूल में इंस्पेक्शन हुई होंगी, तो जब बाहर के टीचर आते हैं तो वो भी आपको कुछ वाक्य या कुछ शब्द कहते हैं भाषा का। जब वो इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको कुछ शब्द या कुछ वाक्य वो बोलते हैं और वो कहते हैं कि आपको अपनी मुख में लिखना है और मुझे दिखाना है। तो वो क्या है वहाँ पर, श्रुत लेखन। तो भाषा का टेस्ट लेने के लिए श्रुत लेखन का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो हमारी चौथी जो विधि थी वो थी श्रुत लेखन। हमारी अगली विधि है भाषण। भाषण के माध्यम से भी बच्चों का श्रवण कौशल विकसित करने का प्रयास होता है। साथ में टेस्ट भी हो जाता है कि बच्चों ने क्या सुना और कितना सुना। तो भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रायः यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है
किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। तो ये भाषण कौशल भी जो है वो हमारे श्रवण कौशल को चेक करने का एक तरीका है या एक विधि है। अब ये भाषण, चाहे आप टीवी में किसी नेता का भाषण सुन रहे हो, चाहे स्कूल में किसी शिक्षक का भाषण सुन रहे हो, चाहे आप अपनी नौकरी के जगह पर किसी अपने बड़े अफसर का भाषण सुन रहे हो, ये किसी का भी भाषण हो सकता है। जब आप उस भाषण को ध्यान से सुनोगे तो ही आप दूसरों को बता पाओगे कि आपने क्या सुना या उस नेता ने क्या कहा। यदि आप टीवी पर मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं, केवल आपने टीवी चालू किया है और आपका ध्यान अगर यहाँ वहाँ है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान उनकी बातों की तरफ है तो आप बिल्कुल उनके भाषण को सुन भी पाओगे, समझ भी पाओगे और फिर दूसरों को बता भी पाओगे। यही स्थिति क्लास में भी चालू है। क्लास में या स्कूल में जब कोई टीचर आपको भाषण दे रहा है या कोई बच्चा भाषण प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके भाषण का विषय क्या था, वो क्या कहना चाहता था, ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप अपने श्रवण कौशल को पूरी तरह से उपयोग करके उसके भाषण को सुनोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 5 विधियाँ देखी। ये पांचों की पांचों विधियाँ आपके स्कूल लेवल पर यूज़ की जाती हैं हर एक भाषा शिक्षक के माध्यम से। चाहे वो हिंदी का शिक्षक हो, मराठी का शिक्षक हो, अंग्रेजी का शिक्षक हो, हर एक शिक्षक अपने भाषा कौशल को विकसित करने के लिए, स्पेशली श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए इन चारों पांचों विधियों का कभी न कभी प्रयोग ज़रूर करता है। केवल आपको क्या करना है, ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। इससे आपका श्रवण कौशल विकसित होने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा श्रवण कौशल का टॉपिक ख़त्म होता है। ये विधियाँ उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। कहानी मैंने आपको जो सुनाई, उस कहानी का टेस्ट आप खुद पर एक बार ज़रूर करेंगे। घर में किसी दूसरे को वो कहानी सुनाइए, या वो कविता अगर आप सुना सकते हैं तो कविता सुनाइए। तो इस तरह से आप अपने श्रवण कौशल को खुद ही टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगली क्लास में मैं अपना दूसरा कौशल जो हमारा है बोलना या स्पीकिंग, उस कौशल के साथ हम फिर से मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।